संजना टीवी पर हम अक्सर किरदारों के मनोवैज्ञानिक विकास की बात करते हैं और यहाँ सचिन का किरदार एक बहुत बड़े बदलाव से गुजरता हुआ नजर आता है। अब वो सिर्फ एक लापरवाह टैक्सी ड्राइवर नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा पति बन चुका है जिसे अपनी पत्नी की सुरक्षा और सम्मान की फिक्र सबसे ज्यादा है। पूरी रात मुंबई की सड़कों पर एक सस्ते और सुरक्षित किराए के कमरे की तलाश में भटकने के बाद आखिरकार अगली सुबह उन्हें एक छोटे से चौल में एक मामूली सा कमरा मिल जाता है। ये कमरा देशमुख निवास की तुलना में बहुत ही छोटा, सीलन भरा और पुराना होता है। दीवारों का रंग उड़ चुका है, खिड़की से आने वाली रोशनी भी बहुत कम है और कमरे में केवल एक ही बल्ब लटक रहा होता है। ये एक ऐसी जगह होती है जहां शायद रेणुका या रोशनी एक पल भी खड़ा होना बर्दाश्त न करें। सचिन जब उस कमरे को देखता है तो उसके मन में एक अजीब सी ग्लानि पैदा होती है। उसे लगता है कि वो अपनी पत्नी को एक अच्छी जिंदगी देने में नाकाम रहा है और उसे इस तरह की बदहाल जगह पर लेकर आ गया है। वो नजरें चुराकर सयाली से माफी के भाव में कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन सयाली तुरंत उसके होठों पर हाथ रखकर उसे रोक देती है। सयाली के लिए ये कमरा किसी महल से कम नहीं होता, क्योंकि इस कमरे में रेणुका के ताने नहीं हैं, तेजस की चालाकी नहीं है और रोशनी का झूठा दिखावा नहीं है। इस छोटे से कमरे में सिर्फ सुकून है और अपने पति का निस्वार्थ प्रेम है। सयाली तुरंत अपने पल्लू को कमर में खोसकर उस कमरे की साफ सफाई में जुट जाती है। वो फर्श को धोती है, दीवारों पर जमे जाले हटाती है और कुछ ही घंटों में उस बेजान से छोटे कमरे को अपनी मेहनत और प्यार से एक साफ सुथरे घर में बदल देती है। वो एक कोने में एक छोटा सा मंदिर स्थापित करती है और भगवान से ये प्रार्थना करती है कि उनका ये नया सफर भले ही कितनी भी कठिनाइयों से भरा हो, लेकिन उन दोनों का विश्वास कभी न डगमगाए। सचिन सयाली की इस अथक ऊर्जा और सकारात्मकता को देखकर भीतर तक भावुक हो जाता है। उसे एहसास होता है कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत कोई आलीशान बंगला या बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि एक ऐसी जीवन संगिनी है जो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराकर उसका हाथ थामे खड़ी है। ये नया घर सयाली और सचिन के रिश्ते में एक बिल्कुल नया और बेहद खूबसूरत अध्याय शुरू करता है। अब सचिन पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगता है। वो सुबह जल्दी अपनी टैक्सी लेकर निकल जाता है और देर रात तक सवारियां ढोता है, ताकि वो सयाली को हर वो खुशी दे सके जिसकी वो हकदार है। वहीं दूसरी तरफ सयाली भी हार नहीं मानती। वो अपने फूलों के बिजनेस को नए सिरे से उस छोटी सी जगह से ही बढ़ाना शुरू कर देती है। वो सुबह सुबह दादर के फूल मार्केट जाती है, ताज़े फूल लाती है और नए नए ग्राहकों के साथ संपर्क बनाती है। दोनों की दिनचर्या बहुत कठिन हो जाती है, लेकिन जब रात को सचिन थका हारा उस छोटे से कमरे में लौटता है तो सयाली के हाथ का बना हुआ रूखा सूखा खाना भी उसे किसी 56 भोग से कम नहीं लगता। उन दोनों के बीच की वो दूरी जो देशमुख निवास में हमेशा बनी रहती थी, अब पूरी तरह से खत्म होने लगती है। वे एक दूसरे के साथ हंसते हैं, अपने भविष्य के सपने बुनते हैं और अपनी छोटी छोटी खुशियों में ही पूरी दुनिया तलाश लेते हैं। इस बीच कहानी का दूसरा पहलू देशमुख निवास में एक अलग ही तबाही का मंजर पेश कर रहा होता है। सचिन और सयाली के घर से जाने के पहले कुछ दिन तो रेणुका और रोशनी बहुत चैन की सांस लेते हैं। उन्हें लगता है कि घर का सारा क्लेश खत्म हो गया है और अब वे आराम से अपनी जिंदगी जी सकेंगे। लेकिन ये भ्रम बहुत जल्द टूट जाता है। सचिन घर में अपनी टैक्सी की कमाई का जो एक बड़ा हिस्सा हर महीने देता था, उसके अचानक बंद हो जाने से घर का बजट पूरी तरह से डगमगा जाता है। तेजस, जो हमेशा से कामचोर और लापरवाह रहा है, उस पर जब घर के खर्चे उठाने की जिम्मेदारी आती है तो वो तरह तरह के बहाने बनाने लगता है। रोशनी का वो 50 लाख का झूठ और उसकी अपनी ज़रूरतें घर के बचे खुचे पैसों को भी तेजी से खत्म करने लगती हैं। घर में किराने का सामान खत्म होने लगता है, बिजली के बिल पेंडिंग हो जाते हैं और रेणुका, जिसे हमेशा बिना कुछ किए सब कुछ हाथ में मिलने की आदत थी, अब पैसों की तंगी से बौखलाने लगती है। परेश बाबा ने सचिन के जाने के बाद से ही घर में सबसे बात करना लगभग बंद कर दिया है। वो बस चुपचाप एक कोने में बैठे रहते हैं और अपनी किस्मत को कोसते हैं। जब घर में आर्थिक तंगी का पहाड़ टूटता है, तब रेणुका तेजस के पास जाकर उससे पैसे मांगती है, लेकिन तेजस हमेशा की तरह अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेता है और उल्टा अपनी मां पर ही चिल्लाने लगता है। रोशनी भी रेणुका को कोई सम्मान नहीं देती और उसे खरी खोटी सुनाने से बाज नहीं आती। ये वो समय होता है जब रेणुका को पहली बार उस नाकारों और बदतमीज बेटे की अहमियत समझ में आनी शुरू होती है, जिसे उसने हमेशा दुत्कारा था।
उसे धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि सचिन का गुस्सा जरूर तेज था, लेकिन उसकी नीयत हमेशा साफ थी और वो कभी भी अपने परिवार को भूखा सोने नहीं देता था। वहीं दूसरी तरफ उसे सयाली की भी कमी खलने लगती है। सयाली पूरे घर का काम बिना किसी शिकायत के करती थी, समय पर सबको खाना देती थी और घर को बांध कर रखती थी। अब उस घर में काम करने वाला कोई नहीं बचा है। रोशनी अपने झूठे स्टेटस के कारण झाड़ू तक लगाने को तैयार नहीं होती। संजना टीवी की इस विस्तृत कहानी विश्लेषण में एक बात बहुत स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आती है कि कर्मों का फल हर किरदार को उसी के जीवन में भुगतना पड़ता है। रेणुका और तेजस ने जो गड्ढा सचिन और सयाली के लिए खोदा था, अब वे खुद उसी गड्ढे में गिरते हुए नजर आते हैं। आकाश और रिया की स्थिति भी घर में बहुत अजीब हो जाती है, क्योंकि वे दोनों भी इस नए और दमघोटू माहौल में खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं। बिना सयाली और सचिन के देशमुख निवास केवल ईंट और पत्थरों का एक खाली ढांचा बनकर रह जाता है, जिसमें से परिवार की आत्मा हमेशा के लिए निकल चुकी है। दूसरी ओर किराए के उस छोटे कमरे में रहते हुए सयाली को एक बहुत बड़ा फूलों का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। उसकी ईमानदारी और मेहनत रंग लाती है। सचिन भी अपनी टैक्सी के अलावा कुछ टूरिस्ट बुकिंग्स लेने लगता है, जिससे उनकी आमदनी में इजाफा होने लगता है। वो दोनों पाई पाई जोड़कर अपने उस छोटे से कमरे को और भी सुंदर बना लेते हैं। अब सचिन पहले से भी ज्यादा शांत और परिपक्व इंसान बन जाता है। सयाली का प्यार उसके अंदर के उस घाव को भर देता है, जो बचपन से अपनी मां के तिरस्कार के कारण उसके दिल में नासूर बन चुका था। एक दिन जब सचिन और सयाली एक साथ मंदिर से पूजा करके लौट रहे होते हैं, तो उनकी मुलाकात अचानक बाजार में परेशान और थके हुए परेश बाबा से हो जाती है। परेश बाबा अपने बेटे और बहू को इतने खुश, शांत और एक साथ देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाते। सचिन दौड़कर अपने पिता के गले लग जाता है और सयाली उनके पैर छूती है। परेश बाबा उन्हें बताते हैं कि घर की हालत उनके जाने के बाद कितनी दयनीय हो गई है और कैसे रेणुका और तेजस रोज एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। ये सुनकर सचिन का दिल एक पल के लिए पसीजता जरूर है, लेकिन वो अब किसी भी कीमत पर उस जहर भरे माहौल में वापस लौटने का फैसला नहीं बदलता। वो अपने पिता से कहता है कि उनके इस छोटे से कमरे के दरवाजे उनके बाबा के लिए हमेशा खुले हैं और वो जब चाहें उनके साथ आकर रह सकते हैं, लेकिन देशमुख निवास की दहलीज वो अब कभी पार नहीं करेगा। ये पूरा ट्रैक कहानी में एक बहुत बड़ा इमोशनल और प्रैक्टिकल शिफ्ट लेकर आता है। दर्शकों को ये देखने को मिलता है कि कैसे एक मध्यम वर्गीय जोड़ा बिना किसी बड़े चमत्कार के केवल अपने दृढ़ संकल्प, अपनी आपसी समझ और अपनी कड़ी मेहनत के बल पर अपनी दुनिया को शून्य से दोबारा खड़ा कर रहा है। सयाली का ये निस्वार्थ रूप और सचिन का अपनी पत्नी के सम्मान के लिए लिया गया ये कड़ा स्टैंड दोनों किरदारों को ऊंचाई के एक ऐसे स्तर पर ले जाता है जहां वे सिर्फ टीवी के किरदार नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन के प्रेरणा स्रोत लगने लगते हैं। आगे की कहानी इसी संघर्ष और सफलता के इर्द गिर्द बुनी जाती है, जहां एक तरफ देशमुख निवास अपने ही घमंड और स्वार्थ के बोझ तले ढह रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ एक छोटी सी चौल का वो अंधेरा कमरा सचिन और सयाली के सच्चे प्यार और उनके अटूट विश्वास की रोशनी से जगमगा रहा होता है। संजना टीवी के साथ जुड़े रहकर इस शानदार सफर की और भी कई बारीक और गहरी परतों का विश्लेषण लगातार दर्शकों तक पहुंचता रहेगा, क्योंकि उड़ने की आशा सिर्फ एक शो नहीं, बल्कि रिश्तों की एक बहुत गहरी पाठशाला बन चुका है।